गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं टेंथ क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए बच्चों, ये टेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आते हैं। और अगर आपको 4 से 5 नंबर गेन करने हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपके जितने भी केमिकल रिएक्शन और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी क्लियर आउट हो जाएंगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शंस क्या होती हैं। देखिए, कोई भी रिएक्शन अगर आपसे वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शंस क्या होती हैं। तो रिएक्शंस क्या होती हैं? बेसिकली रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस। ये एक क्रिया है जिसमें कि हमें पता चलता है कि समथिंग इज मतलब कुछ हुआ। क्या हुआ वो हमें देखना होता है कि उसके अंदर क्या हुआ। जैसे कि आप अपने स्कूल से अपने घर गए, तो स्कूल से घर जाना ये एक रिएक्शन है, मतलब आपने एक प्रोसेस किया। ठीक है, तो इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन जो होती है वो भी एक प्रोसेस होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। तो इसी को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अब जो हमारी रिएक्शंस होती हैं ये कितने टाइप की होती हैं? जो हमारी रिएक्शंस होती हैं बच्चों वो 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है केमिकल रिएक्शन और दूसरी होती है फिजिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शंस तो हमने पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिजिकल रिएक्शन क्या होती है। लेकिन केमिकल रिएक्शन बेसिकली हमें पता कैसे चले कि कौन सी रिएक्शन केमिकल है और कौन सी रिएक्शन फिजिकल है? तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स। देखिए, कोई भी रिएक्शन केमिकल और फिजिकल कब होती है? देखिए, कोई भी रिएक्शन अगर केमिकल है तो ज़रूर उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज होगा। अब वो क्या चेंज होगा? ऐसा नहीं है कि फिजिकल के अंदर नहीं होगा, फिजिकल के अंदर भी होगा, लेकिन केमिकल के अंदर क्या होगा पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी रिएक्शन अगर कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म करती है, मतलब कोई नई चीज़ बनाती है, तो वो आपकी केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि कंबशन, आग जलना। जब लकड़ी को आप जलाते हो तो लकड़ी पूरी जल के ख़त्म हो जाती है। ठीक है, दैट मीन्स लकड़ी ख़त्म। क्या प्रोडक्ट बना? अब वो कोयला बन चुका है, तो एक नया प्रोडक्ट बना, दैट इज़ अ केमिकल चेंज। फलों का सड़ जाना। अब फल सड़ते हैं, मतलब फल पहले एकदम ताज़ा था फिर बाद में वो सड़ गया, दैट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। बट फिजिकल चेंजेस के अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ मैटर की फॉर्म चेंज होती है, कोई भी केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। जैसे आपके पास बर्फ़ है, आप उसको धूप में रख दीजिए पानी बन जाएगी, आप उसे हीट कर दीजिए तो वो गैस बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पानी जो है वो अपनी केमिकल आइडेंटिटी नहीं खो रहा, वो पानी ही है। पानी जब भाप बना तो वो पानी ही रहा, वो ऐसा नहीं है भाप को कुछ और कहेंगे। भाप हमारी वाटर वेपर्स होती हैं, तो वो अपनी जो मैटर की जो फॉर्म है उसको चेंज कर रहा है, लेकिन अपनी केमिकल आइडेंटिटी नहीं खो रहा। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जिनके अंदर रिएक्शन होने पर कोई नया प्रोडक्ट बने। लेकिन फिजिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? फिजिकल रिएक्शंस वो होती हैं जिनके अंदर मैटर की फॉर्म चेंज होती है लेकिन केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। तो बच्चों, यहाँ पर हमने ये जाना कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो आपकी मैटर को चेंज करने के काम में आती हैं, उनकी केमिकल आइडेंटिटी बदलती है। तो हमने यहाँ पर ये तो पता कर लिया कि रिएक्शन क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, लेकिन अब ये केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस तो आपको पता चल गया कि भाई चेंज हो रहा है कुछ और नया प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन ये इक्वेशन क्या है? देखिए, इक्वेशन जो होती है वो आपकी एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन है। मतलब कोई प्रोसेस हुआ तो अगर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, उसको बताना है कि ये प्रोसेस क्या हुआ, तो उसको या तो आप वर्ड्स में लिख के बताएंगे या आप उसे केमिकली नोटेशंस के अंदर लिख के बताएंगे कि भाई ए से बी बना, बी से सी बना। ठीक है ना, ये एक प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन होता है जिसे हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कुछ भी बना सकते हैं आप। वो केमिकल जैसा आपका मैथ के अंदर चलता है वैसा ही आपका केमिकल के अंदर चलता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन और अ प्रोसेस दैट हैपन थ्रू केमिकल नोटेशन और वर्ड्स। इसका मतलब यही है
कि केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन है जो आपका केमिकल के प्रोसेस को नोटेशन या वर्ड्स में शो करता है। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का, जिसके अंदर क्या है कि बेरियम मेटल रिएक्ट कर रही है क्लोरीन से और वो बना रही है बेरियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पे हमें एक प्रोसेस के बारे में बता दिया गया है, लेकिन अब हमें बनानी है क्या, केमिकल इक्वेशंस। तो हम इसे वर्ड्स में भी बनाएंगे और केमिकल नोटेशन में, मतलब जो भी उसके प्रॉपर नोटेशंस हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड्स में बनाते हैं। तो बेरियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, बेरियम क्लोराइड। तो ये तो हमारी हो गई वर्ड्स के अंदर, लेकिन अगर हम बनाते हैं इसे केमिकल नोटेशंस में तो हम कैसे बनाएंगे, बेरियम रिएक्ट विद क्लोरीन टेंड्स टू बेरियम क्लोराइड, एंड ये फॉर्म कर दिया उसने एक नया प्रोडक्ट बेरियम क्लोराइड को। तो देखा बच्चों आपने कितना आसान है केमिकल इक्वेशन को नोटेशंस में लिखना। और पेपर के अंदर आपको क्या कहा जाएगा, आपको वर्ड्स दिए जाएंगे केमिकल इक्वेशन के और कहा जाएगा इसे नोटेशंस में लिखिए। तो आपको पता होगा कि आपको जब वर्ड्स पता है तो आप उनकी नोटेशंस को ईजिली लिख करके केमिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो इस तरह से बोर्ड में कुछ मार्क्स हमारे यहाँ पे सिक्योर हो जाते हैं। चलिए अब हमने ये तो जान लिया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, लेकिन इस केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं अब हम ये जानते हैं। देखिए कोई भी केमिकल इक्वेशन होगी वो वर्ड के अंदर नहीं लिखी जाती, उसे हमेशा नोटेशंस में लिखा जाता है। आपको बोर्ड के अंदर जब क्वेश्चन आता है कि आप इसको लिखिए केमिकल इक्वेशन का, तो वो आपको वर्ड्स देते हैं और आपसे चाहते हैं कि आप उसे नोटेशन के अंदर लिखें। तो आपको हमेशा नोटेशंस का यूज़ करना है, जो साइंटिफिक नोटेशंस किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं उनका यूज़ करके केमिकल इक्वेशंस को लिखना है। चलिए देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल कहता है कि बेरियम मेटल रिएक्ट की क्लोरीन के साथ और उन्होंने बनाया बेरियम क्लोराइड। तो अब हमें इसे केमिकल नोटेशन में लिखना है, वर्ड्स में नहीं लिखना है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम के अंदर केमिकल इक्वेशन नोटेशन में लिखनी है। तो देखिए बच्चों अब हम इसको कैसे लिख रहे हैं, बेरियम प्लस क्लोरीन विच फॉर्म्स बेरियम क्लोराइड। ये देखिए BaCl2 ये इसने बना दिया, ये हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई, हमने यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को नोटेशन में लिख दिया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं और इसको जल्दी से समझ लेते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उन्होंने कहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म कर रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टेंड्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जोड़ करके MgO क्यों लिख दिया। तो देखिए बच्चों अगर आपको ये समझना है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ किस तरह रिएक्ट किया या बेरियम क्लोरीन के साथ किस तरह रिएक्ट किया, तो आपको पिछली वाली वीडियो देखनी होगी जिसके अंदर हमने ये समझाया है कि दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो वैलेंसी के अकॉर्डिंग किस तरह से कंबाइन होकर के कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। अगर आप उसे देख लेते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड और बेरियम क्लोराइड बना है वो किस तरह से बनाया गया है। तो यहाँ तक बच्चों हमने क्या जाना, यहाँ तक हमने जाना कि रिएक्शन क्या होती है, वो कितने प्रकार की होती है। रिएक्शन को, जो केमिकल रिएक्शन है उन्हें साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर लिखा जाता है। अब क्या ये जो इक्वेशंस हैं क्या इन्हें हम वर्ड्स में कुछ भी लिख दें और हम उनको बस नोटेशन के थ्रू लिख करके सॉल्व कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनको आप नोटेशन के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन बहुत इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिन्हें हम सिंपल नोटेशन के थ्रू कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हमें वहाँ पर क्या करना होगा, वहाँ पर जो ज़रूरत पड़ती है हमें, वो पड़ती है हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की, कि क्यों हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें। अब देखिए बैलेंस करने से हमें मिलेगा क्या, बैलेंस करने से हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। लाइक अगर कोई सोडियम है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो सोडियम क्लोराइड बना रहा है, तो हम उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि 1 मोल सोडियम 1 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनाता है जिसे NaCl कहा जाता है।
1 मोल सोडियम रेस्पॉन्सिबल है 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए। 1 मोल क्लोरीन ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ NaCl। तो देखिए यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे कि वेट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं वो निकाल सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों समझ में आया कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती हैं किसी भी प्रोसेस के होने की। चलिए एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन अ केमिकल रिएक्शन आयरन मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ पर आयरन है, जो मेरा मेटल है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और आयरन ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। चलिए अगर मैं इसे नोटेशन में लिख देता हूँ, तो मैंने लिख दिया Fe प्लस H2O टेंड्स टू Fe3O4 प्लस H2। यानी कि यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि जो मेरी रिएक्शन है वो तो कंप्लीट हो गई, जहाँ जो अब तक हमने सीखा है, लेकिन क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? देखिए यहाँ पर आयरन के 3 एटम यूज हो रहे हैं जो राइट हैंड साइड पर हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर आयरन के कितने एटम यूज हो रहे हैं? 1। तो यानी कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ कि 1 मोल आयरन ऑक्साइड निकाल रहा है, तो ये बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो सब गलत हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें इसे पहले कंप्लीट करना होगा, और इसे कंप्लीट करेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1 आयरन है, राइट साइड पे 3 आयरन है, तो हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। देखिए ये हो गई हमारी कंप्लीट ऑफ रिएक्शन, जिसमें 3 आयरन के एटम 4 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके एक आयरन ऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल, आयरन ऑक्साइड का 1 मोल वो बना रहे हैं और 4 हाइड्रोजन गैस निकल रही हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला कि बैलेंस इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और बैलेंस इक्वेशन को करेंगे कैसे। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है और बैलेंस कैसे किया जाता है केमिकल इक्वेशन को। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि जो हमारी रिएक्शन है वो इनकम्प्लीट अगर है, तो वो इनकम्प्लीट रिएक्शन हमें गलत इन्फॉर्मेशन देगी, हमें मिसलीड करेगी। लेकिन अगर हम उस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं तो हमें वो इक्वेशन से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसलिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज़ करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते कैसे हैं। देखिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसे करेंगे कैसे? तो देखिए क्या करेंगे, हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन का, और उसमें उसको दोनों को बराबर करना है। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स होंगे उनको राइट हैंड साइड के बराबर करना है। जैसा कि हमने लॉ ऑफ न्यूमेरिकल जो पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के, उसके अंदर हमने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड का वेट राइट हैंड साइड के वेट के इक्वल रखा था ना। बस सिंपल वैसा ही करना है हमने। चलिए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए बैलेंस द केमिकल इक्वेशन Fe, वही पुरानी वाली है, Fe प्लस H2O टेंड्स टू Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख देंगे पेंसिल से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने आयरन हैं? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। राइट हैंड साइड पे आयरन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कॉमन देखिए कि तीनों एटम हैं लेकिन इम्बैलेंस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयरन का देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 1 आयरन है और राइट हैंड साइड में 3। तो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन को। तो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आयरन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद हम गिनेंगे कि अब हमारे ऑक्सीजन कितने हैं। ऑक्सीजन हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे 4 हैं, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 4 से देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन तो है नहीं, यहाँ पे तो क्या है, वाटर है, तो इस वाटर को पूरे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे 3 आयरन एटम हो गए और 4 वाटर मॉलिक्यूल हो गए, और राइट हैंड साइड पर 1 आयरन ऑक्साइड का मॉलिक्यूल हो गया और 4 हाइड्रोजन गैस हो गई। अब इन्हें कैलकुलेट कीजिए। देखिए 3Fe दोनों तरफ 3Fe हैं, 4H2 दोनों तरफ हैं,
और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ 4 हैं। दैट मीन्स कि ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई और ये हमारी बैलेंस इक्वेशन बन चुकी है। हालांकि ये देख करके अभी लग रहा है कि ये इक्वेशन इजीली समझ में नहीं आई होगी आपको, लेकिन ये इजीली समझ में आ जाएगी अगर हम इसके और एग्जाम्पल करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल, जिससे कि आपको केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग जो है वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा और इसको इजीली हम कर पाएंगे। तो लेते हैं पहला एग्जाम्पल, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन C2H6 प्लस O2 विच गिव्स यू CO2 प्लस H2O। इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, आपको इसको बैलेंस करना होगा। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड और जितने भी एटम्स हैं उनको लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6। राइट हैंड साइड पे कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2। गिन लीजिए आप, बराबर आएंगे। अब देखिएगा इसको बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस करने का सबसे बेसिक और सबसे ईजी तरीका क्या है, वो है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो। लेफ्ट हैंड साइड पे 3 एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपने क्या करना है, आपको पता चल गया 3 एटम है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो सबसे पहले कार्बन को लेंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को लेंगे और फिर उसके बाद ऑक्सीजन को लेंगे। तो ऐसे स्टेप वाइज आप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं कार्बन को ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 कार्बन है, राइट हैंड साइड पे कितने कार्बन है, 1। तो मुझे इसे बैलेंस करना है, कार्बन बैलेंस करना है मुझे सबसे पहले। तो मुझे राइट हैंड साइड पे कितने कार्बन चाहिए, 2। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, CO2 के आगे लगा देंगे 2। जैसे ही आप CO2 के आगे 2 लगाएंगे तो दोनों कार्बन बैलेंस हो गए। अब दूसरे एटम की तरफ आते हैं जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, 6 और राइट हैंड साइड पर कितने हैं, 2। तो मुझे 6 को और 2 को बैलेंस करना है, तो मुझे राइट हैंड साइड पे कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन के साथ, 3 के साथ। जैसे ही मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए हाइड्रोजन 6 बराबर हो गए लेफ्ट हैंड साइड के हाइड्रोजन के। राइट हैंड साइड पे 6 हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड पे 6 हाइड्रोजन। तो मेरे कार्बन और हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर बैलेंस कर लिए। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को हम कैसे बैलेंस करें, देखिए राइट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन बचे, 2 दूनी 4 और 3, 4 और 3 7। जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे कितना ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन है सिर्फ और सिर्फ 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास 2 हैं, राइट हैंड साइड पे मुझे 7 हैं। तो मुझे 2 को बैलेंस करना होगा 7 के साथ। तो कैसे करूंगा, 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3.5 से कर दूं, 3.5 प्लस 3.5 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे 3.5 नहीं रख सकता। अब मुझे पता है कि मुझे राइट हैंड साइड में 7 चाहिए और मेरे पास है यहाँ पर 2। तो मैं क्या करूँगा, सीधा 7/2। जैसे ही मैं 7/2 करूँगा तो ये जो 7 बटे वाला 2 है ये ऑक्सीजन के 2 से कट जाएगा और 7 ऑक्सीजन रह जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब इसको मैं ऐसे मान के रख सकता हूँ। लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको क्योंकि ये बैलेंस हो चुकी है अभी रिएक्शन, लेकिन मुझे इसे और सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को पूरे को 2 से गुणा कर दीजिए। जैसे ही मैं 2 से गुणा करूँगा तो क्या होगा, 2C2H6, 7/2 का जो 2 है वो ख़त्म हो गया, 7O2 टेंड्स टू 4CO2 प्लस 6H2O। ये मेरी कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगी। तो बच्चों पता चला कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना कितना आसान है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन C4H10 प्लस O2 टेंड्स टू CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखेंगे और सारे आइटम्स को लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अलग, राइट हैंड साइड के अलग। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन कितने हैं, 4, राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 1। अब स्टेप वाइज 1 बाय 1 एटम को पकड़ेंगे और बैलेंस करते हुए जाएंगे। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 हैं, राइट हैंड साइड में 1 है। तो राइट हैंड साइड पे CO2 के सामने कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट हैंड साइड पर मुझे मल्टीप्लाई करना है 4, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 4 हैं, राइट हैंड साइड पे अब देखिए बैलेंस हो गए। अब क्योंकि कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन पे आ जाइए। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 10 और राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 2। तो राइट हैंड साइड पे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो गए, देखिए हो गए बैलेंस। अब ऑक्सीजन बचा। अब ऑक्सीजन को यहाँ से देख लीजिए कितने ऑक्सीजन बन चुके हैं, 4 दूनी 8 और 5 13। भाई 4 दूनी 8 और 5 कितने हो गए, 13 हो गए ना। राइट हैंड साइड पे 13 है और लेफ्ट हैंड साइड पर 2 हैं, तो मैं इसे क्या करूँगा, 13/2, सिंपल। और इसी पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। 2C4H10 प्लस 13O2 टेंड्स टू 8CO2 प्लस 10H2O। तो देखिए बच्चों कितना आसान है इस इक्वेशन को भी
बैलेंस करना। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसको बैलेंस करने के लिए, समझने के लिए कि और कोई सा एग्जांपल देखते हैं। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन P4O10 प्लस H2O टेंड्स टू H3PO4। देखिए सिंपल सी, कितनी आसान सी लग रही है, लेकिन ये आसान नहीं है। अगर आप इसे स्टेप वाइज नहीं करेंगे तो आप इसमें बहुत टाइम कंज्यूम करेंगे, लेकिन अगर आप स्टेप वाइज गए तो आप इसमें बहुत जल्दी से इसको कर जाएंगे। और अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो विद इन 1 मिनट आप इसको बैलेंस करके निकल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सब एटम्स के लिख दीजिए। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में फास्फोरस के 4 हैं, राइट हैंड साइड पे फास्फोरस कितने हैं 1, तो 4 से मल्टीप्लाई, सीधा सिंपल 4 से मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिए। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, आज 4 तो 12 है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आप कितना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड है वो पूरा बैलेंस हो जाता है। देखिए P4, दोनों तरफ P4 है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 16 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन 12, तो हमारी कंप्लीट इक्वेशन यहाँ पे बन जाती है। चलिए बच्चों, अब मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन रख रहा हूँ बैलेंस करने के लिए। N2 प्लस H2 टेंड्स टू NH3, ये आपको बैलेंस करनी है। और दूसरी है कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल टेंड्स टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको बैलेंस करना है। स्टेप वाइज बैलेंस करेंगे, दोनों तरफ के एटम्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होने चाहिए। केमिकल इक्वेशन आपकी ईजी हो जाएगी आपको सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों हमें ये पता चल गया केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, केमिकल इक्वेशन में बैलेंसिंग क्या होती है और बैलेंस करते क्यों हैं। अब हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए बच्चों, केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं जो आपके सिलेबस में हैं। पहली है कॉम्बिनेशन, दूसरी है आपकी डिकम्पोजिशन, तीसरी है डिस्प्लेसमेंट, फिर आती है डबल डिस्प्लेसमेंट और लास्ट में आती है आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या। देखिए कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है कि कंबाइन होगा, जुड़ेगा। जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दें, उस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। जब ए और बी 2 रिएक्टेंट हैं, आपस में रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट सी बनाए, तो ये रिएक्शन कहलाती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। अब देखिए हीट तो कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, वो तो उड़ गई, ठीक है, वो सिर्फ हीट है, एनर्जी है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे प्रोडक्ट में, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन टेंड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा लेते हैं 2NH3 प्लस H2SO4 टेंड्स टू NH4 टू SO4, यानी कि अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इन तीनों रिएक्शन के अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट बना है। चौथी रिएक्शन भी देख लेते हैं, 2NO प्लस O2 टेंड्स टू 2NO2। पांचवी देखते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन टेंड्स टू 2HCl। तो बच्चों इन सारी की सारी रिएक्शन के अंदर हमने क्या देखा कि 2 रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब इस तरह की रिएक्शंस आपके सामने होती हैं तो आपको पहचानना बहुत आसान होता है कि किस टाइप की रिएक्शन है, और इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी रिएक्शन के बारे में। तो दूसरी रिएक्शन हमारी क्या है, वो है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोज मतलब टूटना, तो समझ में आ ही गया होगा। अभी जो कंबाइन करके बनाया है ना, कि कंबाइन करके 2 रिएक्टेंट को जोड़ दिया और उससे एक तीसरा सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। अब इस रिएक्शन को उल्टा कर दीजिए, जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका रिएक्टेंट हो गया और जो आपके रिएक्टेंट थे वो आपके प्रोडक्ट हो गए। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर सिंगल रिएक्टेंट हीट करने पर टूट जाए 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर, वो आपकी कहलाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। A टेंड्स टू B प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए जो ये A है, ये है आपका रिएक्टेंट है, जो जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर जो सिंगल था वो आपका प्रोडक्ट था, यहाँ पर वो सिंगल जो है वो आपका रिएक्टेंट है। तो A टूटा B और C के अंदर, यानी प्रोडक्ट के अंदर। तो चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। और 2FeSO4 हीट दी, किस में टूट गया, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। दूसरा एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट हीट दी, किस में टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा 2PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट हीट किया, किस में बना, 2PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो इन सब रिएक्शन के अंदर हमें क्या पता चला, इन सब रिएक्शन के अंदर हमें पता चला कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो है सिंगल,
लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो जिस भी रिएक्शन के अंदर सिंगल रिएक्टेंट गिवन हो वो रिएक्शन, और हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हीट ज़रूर होगी, आप हीट दोगे तभी टूटेगा, बिना हीट के नहीं टूटेगा। तो सिंगल रिएक्टेंट हो और हीट दे रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन किस टाइप की है, कॉम्बिनेशन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। चलिए बात करते हैं तीसरी रिएक्शन के बारे में। जो तीसरी रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो कहते ही हैं, इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखिए डिस्प्लेस क्या होता है, हटाना एक दूसरे को। तो कोई भी एक रिएक्टेंट अगर दूसरे रिएक्टेंट को हटा करके प्रोडक्ट बनाए उस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ए जो है वो बी सी के साथ, बी सी एक कंपाउंड है, ए जो है वो बी सी के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, बी प्लस ए सी। देखिए यहाँ पे जो रेड कलर का ए है उसने बी को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया सी के साथ और खुद जाकर के लग गया। इस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेते हैं पहला एग्जाम्पल, जिंक प्लस FeSO4। अब देखिए जिंक है ना, Fe क्या होगा, Fe हो गया बी, SO4 क्या हो गया, वो हो गया आपका सी। इसने क्या बनाया, Fe प्लस जिंक सल्फेट ZnSO4। देखिए जिंक Fe को डिस्प्लेस कर गया ना, तो ये कहलाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल, लेड प्लस CuCl2 टेंड्स टू कॉपर प्लस PbCl2। तीसरा एग्जाम्पल, 2Al प्लस Fe2O3 टेंड्स टू Fe प्लस Al2O3। नेक्स्ट, Mg प्लस CuO टेंड्स टू Cu प्लस MgO। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो A है वो B को रिप्लेस कर रहा है, हटा रहा है वहाँ से और खुद जा करके C के साथ अटैच हो रहा है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पढ़ ली, क्या डबल डिस्प्लेसमेंट होती है? हाँ अभी हमने पढ़ा था ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो यस डबल डिस्प्लेसमेंट भी होती है। अब देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता चल गया, एक रिएक्टेंट ने दूसरे रिएक्टेंट के एटम को डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन डबल में क्या होगा, डबल में क्या होगा कि दो रिएक्टेंट होंगे और आपस में डिस्प्लेस होंगे एक दूसरे के साथ। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं AD प्लस BC। अब देखिए यहाँ पे AD जो है वो रेड में है और BC वाइट में है। जब ये रिएक्ट किया तो इन्होंने क्या किया, BD प्लस AC बना दिया, मतलब एक रेड एक वाइट के साथ चला गया, मतलब आपस में इंटरचेंज हो गए। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको और एग्जांपल से समझते हैं जरा आसानी से। CuCl2 प्लस ZnSO4। अब आपको पता है क्या करना है, क्या बनेगा यहाँ पर, टेंड्स टू ZnCl2 प्लस CuSO4। नेक्स्ट ले लीजिए, PbSO4 प्लस CuCl2 क्या बनेगा आपका, CuSO4 प्लस PbCl2। क्योंकि देखिए दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं, AdCuCl2 जो यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन में था वो A और D है, और ZnSO4 क्या है आपका, BC। तो देखिए हो रहे हैं ना चेंज, इंटरचेंज, BD यानी Zn के साथ क्या गया, Zn के साथ गया Cl2 और Cu के साथ क्या गया, SO4। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, Na2SO4 प्लस SrCl2। अब क्या होगा, SrSO4 प्लस 2NaCl। बहुत आसान। नेक्स्ट एग्जांपल, AlCl3 प्लस 3NH4OH। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 3 क्लोरीन है 3 अमोनियम है, तो 3NH4Cl प्लस AlOH का थ्राइस। तो इस टाइप की रिएक्शंस क्या कहलाती हैं आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट, जहां पर दो रिएक्टेंट आपस में ही इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के एटम को डिस्प्लेस कर देते हैं। इस टाइप की रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। चलिए अब फाइनल और इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती क्या है। देखिए वो रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो वो रिएक्शन कहलाती हैं ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन, जिन्हें इंग्लिश में एक कंबाइंड नाम भी कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए रिडक्शन का रेड निकाल लीजिए और ऑक्सीडेशन का ऑक्स निकाल लीजिए। तो ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उन्हें कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें से ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। देखिए जो आपके सिलेबस में है वो क्या है, जब किसी रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगी वो कहलाएगी आपकी ऑक्सीडेशन। समझ रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट है और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाए, ऑक्सीडेशन है ना।
ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ये याद रख लीजिए। रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुई तो ऑक्सीडेशन, ठीक है, और अगर नहीं कंबाइन हुई तो रिडक्शन। सिंपल है और समझते हैं इसको आसानी से। अगर रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुई तो ऑक्सीडाइज हुई, अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुई तो रिड्यूस हुई। बस यही दो चीज़ याद रखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अगर रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुई तो ऑक्सीडेशन, अगर रिएक्टेंट के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हुई तो रिडक्शन। अब इसको और आसान कर देते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऐड होना, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अब देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हाइड्रोजन तो ऐड नहीं हो रही ना, तो दोनों को एक तरफ लिख दिया। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब या तो हाइड्रोजन निकल जाए या ऑक्सीजन आ जाए, ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन क्या होगा, जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन, इसको उल्टा कर दीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल, एक दो बार आप याद करेंगे आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी। लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए, ऑक्सीडेशन का एक और मतलब होता है जिसमें कहा जाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का जिसके ऊपर से भी चार्ज आएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन खोएगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन लेगा उसका रिडक्शन हो गया। मतलब जो इलेक्ट्रॉन खोएगा उसका तो है ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका हो गया रिडक्शन। चलिए इसे बहुत अच्छे से तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास है सोडियम और क्लोरीन। अब देखिए सोडियम का एटम और क्लोरीन का एटम, जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, दोनों एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 0 लिख दिया दोनों के ऊपर। अब आपको पता है सोडियम मेटल है तो अपना इलेक्ट्रॉन खोएगी, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलता है, जबकि क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेती है, नेगेटिव ले, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेगी तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब जब ये प्रोसेस होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन खोए और कोई इलेक्ट्रॉन ले, तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खोएगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब वो ऐसा करेंगे तो सोडियम के ऊपर एक प्लस का चार्ज आएगा और क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव का चार्ज आएगा। अब देखिए यहाँ पर सोडियम पे प्लस चार्ज है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। अब इसको बहुत आसानी से समझने के लिए क्या करेंगे, हम एक बेस लाइन सोचेंगे दिमाग में। ज़ीरो हमारा बेस है, ज़ीरो जैसे पीएच मीटर होता है ना, ऐसे ही हमारा ज़ीरो हमारा बेस है। अब ज़ीरो से ऊपर क्या आएंगे, प्लस की संख्या आएंगी ना, 1 2 3 4 5 6, और ज़ीरो से नीचे क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पर ज़ीरो से ऊपर जितने भी प्लस नंबर आएंगे किसी भी मेटल के आयन के ऊपर, सॉरी मेटल के ऊपर जो वो आयन बनाएगा, तो वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर ज़ीरो से नीचे के नंबर आ रहे हैं, -1 -2 -3 -4, चार्ज बन रहा है ना, जैसे क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज है, -1 माइनस है ना, तो इसका मतलब ज़ीरो से नीचे है तो उनका होगा रिडक्शन। ज़ीरो से ऊपर वाले ऑक्सीडेशन, ज़ीरो से नीचे वाले रिडक्शन। तो समझ में आया बच्चों कि जिसके ऊपर चार्ज होगा वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन, अगर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो रिडक्शन। अब देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ तो सोडियम क्लोराइड था तो मैंने बता दिया कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन खोएगा और क्लोरीन का जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस वजह से मुझे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता चल गया कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया और क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। लेकिन अगर कोई और एलिमेंट या कोई और कंपाउंड आ जाए तो उसमें कैसे करोगे, तो उसमें करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक फार्मूला बताता हूँ। ये फार्मूला अगर आप सीख गए तो आप किसी भी जो भी आपके सामने कंपाउंड आ जाए आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत आसानी से निकाल देंगे। देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं MgCl2, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो आपके बेसिक एलिमेंट्स है क्लोरीन, उसकी वैलेंसी -1 है। ये सिंपल है, ये वैलेंसी से आप, अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी होगी तो आपको वैलेंसी बहुत आसानी से आ गई होगी। तो क्लोरीन की वैलेंसी है -1, Mg की वैलेंसी को आप x समझ लीजिए कि Mg है x। अब इसको इक्वेशन में रखता है, देखिए MgCl2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है,
ये न्यूट्रल है। अगर चार्ज होता है तो ऐसे लिखता MgCl2 1-, ऐसा कुछ नहीं है। MgCl2 लिखा है, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो अब इसे इक्वेशन में लिखते हैं 1 × x, एक मैग्नीशियम प्लस 2 × -1, दो क्लोरीन जिनकी वैलेंसी है -1 इक्वल्स टू 0। ये जो 0 आया है ना, ये इसलिए आया कि MgCl2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x - 2 = 0, x = 2, यानी कि मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है, +2 का। MgCl2 के अंदर मैग्नीशियम पे है +2 का चार्ज और क्लोरीन पे है -1 का चार्ज। ठीक है, तो किसका ऑक्सीडेशन हो गया MgCl2 के अंदर, मैग्नीशियम का, और क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन। तो बच्चों समझ में आया कि ऑक्सीडेशन जो है वो कैसे होता है और ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का, जिससे हमें पता चले कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ FeCl3। अब आपको इसमें पता है कि Fe के ऊपर +3 का चार्ज आएगा, चाहे तो आप निकाल के देख लीजिए इसी फॉर्मूले से, जो अभी आपने पीछे सीखा है उस फॉर्मूले से आप निकालेंगे तो Fe के ऊपर +3 का चार्ज आएगा, क्लोरीन के ऊपर -1। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए 0 से ऊपर नंबर है, यानी कि इसने खो दिए इलेक्ट्रॉन। प्लस के चार्ज तभी आते हैं ना जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो +3 है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन आयरन का हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, क्लोरीन का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +1, और नाइट्रेट पे कितना आएगा, -1। तो देखिए सोडियम के ऊपर +1 है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ सोडियम का, और रिडक्शन किसका हुआ, नाइट्रेट का। चलिए और अच्छे से समझ लेते हैं इस इक्वेशन को। ये आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। CuO प्लस हाइड्रोजन टेंड्स टू Cu प्लस H2O। वो अब ये पूछेंगे आपसे किसका रिडक्शन हुआ किसका ऑक्सीडेशन हुआ, आपको ये बताना है इस इक्वेशन के अंदर, बस और कुछ नहीं है। देखिए सिंपल इक्वेशन जो हम सिंपल जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऐड करना ऑक्सीजन का तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो उसमें क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, CuO है। सबसे पहले हम पहले वाले एलिमेंट को ही ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए कॉपर है ना, तो कॉपर वाला ही पकड़ना है हमने। राइट हैंड साइड पे भी देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे CuO और राइट हैंड साइड पे क्या है, Cu। अब कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन है, नहीं है, इसका मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जबकि रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन है ना, तो इसका मतलब कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। अब जरा हाइड्रोजन की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन है, बस सिंपल, और राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गई ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सिंपल है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो चलिए दूसरे तरीके से समझते हैं। आप क्या करिए, इस इक्वेशन को चार्ज की फॉर्म में लिख दीजिए। कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज, क्योंकि देखिए न्यूट्रल है ना CuO। पहले वाले ऊपर देख लीजिए, CuO के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन का -2 होगा तो कॉपर का जाहिर है +2 ही होगा, तभी तो 0 बनेगा। ठीक है, तो कॉपर पे आ गया +2। हाइड्रोजन पे कोई चार्ज ही नहीं है, हाइड्रोजन 0 एटम है, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में, तो 0 चार्ज है उसके ऊपर। दूसरी तरफ आ जाइए राइट हैंड साइड पे। अब कॉपर अकेला है ना, तो न्यूट्रल है, 0 चार्ज। लेकिन वाटर है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो हाइड्रोजन पे +1 आएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 बनेंगे, तभी वो आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सबके चार्ज लिख दिए। अब देखिए कॉपर का +2 से कॉपर का 0 हो गया, 2 से 0 आ गए, मतलब नीचे की तरफ आ गए, नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना। 0 2 1 0 -1 -2 -3, ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि चार्ज कम हो रहा है। जब चार्ज कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब हाइड्रोजन का क्या है यहाँ पे, 0। हाइड्रोजन का 0 से कितना हो गया, +1, 0 से ऊपर चला गया ना, +1, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन। तो बच्चों समझ में आया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे निकालते हैं। अगर आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को चार्ज की फॉर्म में लिखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना ही है कि आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पता होना चाहिए, एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आनी चाहिए कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। अगर आपको ये इजीली समझ में आ गया
तो आपके 5 नंबर या जितने का भी आपका ये चैप्टर है वो आपके कहीं नहीं जाएंगे, आप ईजिली उनको गेन करेंगे और अच्छा सा स्कोर कर लेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही है। आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। इवन आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने एनसीईआरटी या अपना जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है उसके क्वेश्चंस को अगर आप करते हो तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली उन सारे इक्वेशंस को इजीली बैलेंस कर देंगे। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखें और अपना बोर्ड में नंबर सिक्योर करिए।